हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इजी चैप्टर है अपने आप में। क्लास 12 के अगर पर्पज से देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, छठवां चैप्टर है ये और मजेदार होने वाला है। छोटा सा बेसिक है इसका जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपकी जब क्लास 12 की जब कहते हैं प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे या सिटी की प्रिपरेशन जब आप शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यार बहुत अच्छे तरीके से मैं इस बेसिक के साथ चैप्टर को खत्म कर पा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि भाई कितने टाइम में कौन सी चीजें कम या ज्यादा हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि ए से बी बन रहा है तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि भाई कितने समय में ए हमारा कम हो रहा है और कितने समय में हमारा बी जो है कि बढ़ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई अगर मुझे लिखना है कि भाई रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, कंजम्पशन का मतलब होता है कि गायब हो रहा है। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है? गायब होता है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आ जाएगा आपका माइनस। क्यों लगाया माइनस? इसलिए लगा रहे हैं कि भाई समय के साथ रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बन रहा है? तो बी बन रहा है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा आपका dB अपॉन dt। एंड एट द एंड जो मुझे बताना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं देखने जाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं देखने जाऊं तो हम बोलेंगे जितने स्पीड से आपका ए कम हो रहा था वो स्पीड और जितने स्पीड से बी आपका बढ़ रहा है वो दोनों कहीं ना कहीं सेम स्पीड होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दोनों का सेम होने वाला है। माइनस साइन यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक इस वे में आप समझ सकते हो, जिनको अगर लग रहा है कि सर ये एग्जैक्टली कैसे रिलेट हुए, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है इस तरह से और यहां पर मैंने नल लगा दिया। नल इस तरह से मैंने नल लगा दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने पानी भर दिया। नल फिलहाल बंद है। अब मैंने क्या किया? टाइमर लगा दिया और उसके बाद नल चालू कर दिया। तो जैसे ही मैंने टाइमर लगाया तो नल जो है कि नल में से पानी जो है कि इस तरह से बहना शुरू हो गया। अब इसको आप ए मान सकते हैं और इसको आप बी मान सकते हैं। ए क्या हो रहा है? समय के साथ कम हो रहा है। रिएक्टेंट है, कम हो रहा है समय के साथ। तो मान के चलो कि 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट, इसके अंदर समझो एग्जांपल के लिए अगर ये कुछ अमाउंट ऑफ लीटर ऑफ वाटर है और उसमें से मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि भाई हाफ लीटर पानी जो है कि कम हो गया। 2 मिनट के बाद ये आधा लीटर पानी यहां पे चला गया। कहां चला गया? यहां पे चला गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आफ्टर 2 मिनट आधा लीटर पानी जो है कि एक्चुअल में यहां पर आ गया, मतलब ये आधा लीटर पानी कम हो गया तो ये आधा लीटर पानी बढ़ गया। इस तरह से समझना है कि यार एक जगह से अगर कोई चीज कम हो रही है तो उतने ही टाइम में, उतने ही समय के अंदर दूसरी चीज जो है कि उसी रेट से आपका बढ़ गया। तो ये आपको समझना है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और इसी से फिर रिलेट करता है रेट लॉ। रेट लॉ का एक प्यारा सा इक्वेशन होता है जो आपको यहाँ पे समझना है कि अगर मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जिनकी मदद से मैं सी बना रहा हूं समझो, तो जो रेट लॉ है उनके हिसाब से जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके रिएक्टेंट जो है उनके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनके ऊपर एक पावर होता है जिनको बोलते हैं एक्स और वाई, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। समझो पहले जो एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई जो होते हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्स एंड वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। इस चीज का ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो रेट लॉ अगर बोला गया तो हमको रेट लॉ के लिए सिर्फ ये इक्वेशन काफी है कि भाई ये इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए।
ये रेट लॉ का इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्स और वाई हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कि भाई हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस रेट लॉ के इक्वेशन के ऊपर। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए तो उस रिएक्शन में आपको ये देखना है कि जो रेट लॉ है वो क्या बोल रहा है। अगर रेट का इक्वेशन आप इस तरह से कर रहे हो समझो, और मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्चुअल में एक्स और वाई होगा। क्या होगा वो, एक्स और वाई होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चीज को समझना पड़ेगा भाई, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो मतलब अगर मुझे सिंपली अगर कभी ऐसा बोला गया कि भाई अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि मान लो कि रेट इक्वल टू के CH3 Br, और यहां पर कुछ इस तरह से दे दिया है और बोला कि इसका ऑर्डर बताओ कितना है, तो आपको क्या करना है, ये पावर देखना है। एक पावर यहां पर है, एक पावर यहां पर है। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम बोलेंगे इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, अच्छे लेवल पे समझ में आ रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? क्लियर है, एकदम बेसिक बेसिक चीज आ रही है जो आपको चैप्टर शुरू होने से पहले अगर पता चल गई तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपको चीजें समझने में आसानी होने वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है समझो पहले जरा। रिएक्शन इंटरमीडिएट आप ये समझ लो कि कोई ऐसी चीज जो पहले अटेम्प्ट में बन रही है, जैसे कि रिएक्शन है ए से मैंने बी बना दिया और फिर वही बी मैं दूसरे स्टेप में यूज कर रहा हूं और उससे मैंने सी बना दिया। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यार ए में बी ऐड कर दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करो, राइट वाला राइट में कर दो। तो आप बोलेंगे कि सर ये दोनों साइड में पा रहा है तो इसको कट कर दिया मैंने, या तो आप इसको यहीं पे कट कर सकते थे कि यहाँ कट गया, लेफ्ट राइट वाला कट जाता है। ठीक है, तो जो कट जा रहा है, जो दोनों में प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड यूज्ड इन सेकंड स्टेप। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर उसी के साथ आता है मॉलिक्यूलरिटी, वो भी देख लो जरा भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, बड़ा सिंपल है। जब मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि मैंने ए एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, A+2B से मैंने 3C बना दिया। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ना, आपको ये समझना है कि यार नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल याद रखना अच्छे से। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, मतलब अगर मुझे इसकी बात करेंगे तो जैसे ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 2 है, तो ये 1 और ये 2 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया इसका 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इस इक्वेशन में मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो 1 मॉलिक्यूलरिटी है, बी भी कट गया तो 1 हो गया। या इसके पीछे अगर आप मुझे कोई देखना है रिएक्शन, जैसे कि इस रिएक्शन में देखना है तो एक ये है एक ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने यूज हो रहे हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है एकदम, यस। चलिए अब थोड़ा सा बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होते हैं उसका एक स्पेसिफिक इक्वेशन आता है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता कैसे है, तो सिंपल अगर मैं बोलना चाहूँ आपको कि भाई जो रेट हम निकालते हैं, रेट इक्वल टू के, और जो रिएक्टेंट होगा वो पावर 1 हो गया। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट में ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर बोला है। अगर मैंने दूसरा रिएक्टेंट ले लिया तो फिर उसका भी ऑर्डर जुड़ेगा और वो फिर क्या होगा, ऐड होकर ज्यादा हो सकता है। अगर आप बोलेंगे सर दूसरा रिएक्टेंट अगर मैंने ले लिया है और उसका पावर 0 है तो चलेगा क्या, हाँ ये भी चलेगा। 1 + 0 कितना हो गया, 1। तो अल्टीमेटली ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही माना जाएगा और बी का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए जो इक्वेशन हमें मिलता है सॉल्व करने पर एट द एंड, जो आप चैप्टर में सीखेंगे कुछ इस तरह से मिलता है, k = 2.303 log to the base 10 A0/80। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बेसिक में ये चीज समझ में नहीं आती कि सर ये A0 क्या है, AT क्या है।
बहुत ध्यान से देखना। जब मैं A0 की बात करता हूं तो मैं रियलिटी में क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने पानी ले लिया और इसको मैं गर्म कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला एकदम। इसको मैं गर्म करने जा रहा हूं, ये इस तरह से मैं गर्म करने जा रहा हूं। अब ये पानी जो है, मान के चलो कि ये 1 लीटर पानी है, विच इज इक्वल टू 1000 ml। इतना पानी हमने लिया हुआ है। अब इसको मैं गर्म कर रहा हूं। इस समय जो टोटल अमाउंट है इसको हम बोलेंगे A0। इसको हम A0 बोलेंगे। तो A0 कितना है? 1 लीटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। या 1000 ml कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम A0 जो है हमारा 1000 ml है। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, तो जब गर्म करूंगा तो ये क्या होगा? बहुत सारा पानी वेपर बन के उड़ गया। मतलब ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, समझो। ये जो थे हमारे रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में था, वो गैस बन गया। तो कुछ टाइम के बाद पानी का बहुत सारा पार्ट गायब हो गया, ये पूरा गैस बन के उड़ गया। और अब जो पानी बचा है नीचे, जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, देखो यहाँ पे इस तरह से देख लो, ये थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। ये जो पानी बचा है, इस पानी का अमाउंट जब मैं चेक किया तो ये अब बचा है 250 ml। बाकी सब उड़ गया। तो जो 250 ml अभी भी रिएक्टेंट में बचा हुआ है, दैट इज माई AT। आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जो रिएक्टेंट बच जाता है उसे बोलते हैं AT। बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको A0 AT में फर्क समझ में नहीं आता है, या उनको पता नहीं चलता है कि A0 कब है, AT कब है। जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट हो गया इसका मतलब कि उसका AT जो है कि एकदम खत्म होने आ गया। अगर आप बोलते हो कि कोई रिएक्शन है जो कि 90% कंप्लीट हो गया, तो पहले कितना रहा होगा? वो 100% रहा होगा। 90% तो खत्म हो गया, तो अब कितना बचा? 10% बचा है। तो ये अपने दिमाग में सेट करना, आपको एंट्रेंस में, बोर्ड में बहुत काम आएगा ये चीज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि A0 और AT का कंफ्यूजन अब नहीं होगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम है बेसिकली, बट ये हाफ लाइफ होता क्या है? बहुत से लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि एग्जैक्टली हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है। अब इसको ऐसे समझो कि जो कंटेनर लिया था, या मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं, कोई एक सब्सटेंस है इस तरह से, ये पूरा सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है कि किसी और से जब रिएक्ट कर रहा है, इस समय ये A0 है। पहली बात, A0 का मतलब पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है। A0 मतलब कंप्लीट, ठीक है, फुल रिएक्टेंट है। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ अगर मास बोलेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि चलो समझो कि ये 500 या कुछ अलग नंबर ले लेता हूं, 300 ग्राम का ये कोई तो बंदा है। ठीक है, ये 300 ग्राम दिखा रहा है, इसका जो मास है 300 ग्राम है। कॉन्सेंट्रेशन के रूप में होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल ग्राम के रूप में ले रहे हैं। A0 300 ग्राम है। अब इसको मैंने किसी के साथ में रिएक्शन करा दिया, और 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जो भी टाइम लेना है, मान लो कि टाइम मैंने बोला 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट मैं ये देख रहा हूं कि ये एग्जैक्टली अपने टोटल अमाउंट का आधा हो गया। मतलब बाकी रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन गया और इतना बच गया है। कितना बच गया? इतना बच गया। कितना? 150 बच गया। आप ये समझ सकते हो कि भाई ये इस तरह से बच गया है। ठीक है, और ये अमाउंट अब जो दिखेगा मुझे, इसको हम बोलेंगे कि यार ये 80 है। क्या है ये? 80 है। और कितना है ये? 150 ग्राम है। ध्यान से सुनना बच्चा, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आएगा कि ये जो है ना 80 150 है, और ये जो 80 जो 150 आपको दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यार ये 80 जो है वो रियल में A0 का आधा है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 80 जो कि 150 है, रियलिटी में वो A0, A0 बोले तो, A0 बोले तो 300, और उसका आधा बोले तो 150। बोलो समझ में आया? चीजें क्लियर हो रही है? इसका मतलब कि सर ये जो 80 है, जो 150 हुआ है, वो एग्जैक्टली ऊपर वाले का आधा हुआ है। तो उस समय जो टाइम दिख रहा है आपको, कितने टाइम में ये आधा हुआ है, कितने समय में ये हाफ हो गया? आप बोलेंगे सर 10 मिनट में ये हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन का जो प्रोसेस है, उसका जो हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ टाइम जो होगा, हाफ लाइफ जो होगा, उसको हम T हाफ बोलते हैं, और वो यहां पर माना जाएगा 10 मिनट। और इससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि अगले 10 मिनट में ये 150 का भी आधा होगा और 75 ग्राम पे आके रुक जाएगा। इससे ये प्रोसेस जो कि आपका कंटिन्यू होता है कि भाई 300 का आधा 10 मिनट में कितना हुआ? 150 हुआ।
अगले 10 मिनट में वो 150 का आधा 75 होगा, अगले 10 मिनट में ऐसे। इस तरह से इसका हाफ लाइफ डिसाइड हो गया कि भाई ये हर 10 मिनट में अपने टोटल अमाउंट का आधा हो जाता है। ये कंसेप्ट है सिटी में शॉर्टकट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन उसके लिए ये चीज पहले से पता रहेगी तो ज्यादा आपको ग्रिप मिलेगा कंसेप्ट समझने में। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? एकदम मैं ये उम्मीद करूं कि भाई हाफ लाइफ एकदम दिमाग के नसों में बैठ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग हाफ लाइफ का इक्वेशन आता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। जीरो ऑर्डर के लिए भी है टी हाफ इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन 2 के, इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये तो आप इस इक्वेशन का इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है बेसिक में, क्योंकि ये तो आप डिराइव करेंगे सिलेबस के अंदर, आप इसको डिराइव करके देखते हो कि कैसे आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन। एक इक्वेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, आरएनएस इक्वेशन जो याद होना चाहिए एक तरह से मैं कहूंगा, K इक्वल टू A इंटू ई का पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आरएनएस का इक्वेशन है जहां पर हम एक्टिवेशन एनर्जी का डेरिवेशन निकालने के लिए हेल्प लेते हैं। तो ये अगर याद होगा तो ही आप एक्टिवेशन एनर्जी का डेरिवेशन कर पाएंगे। सिंपल है, इसमें आप लॉग लेते हो, ठीक है, लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अल्टीमेटली एक जो ईए का इक्वेशन होता है वो जनरेट होता है, जिसमें आप उसको देखते हो। ठीक है, तो आरएनएस का इक्वेशन डायरेक्टली आपको ये याद करना है। और उसके बाद आता है बच्चा कोलिजन थियरी, लास्ट कंसेप्ट। कोलिजन थियरी क्या है? तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि यार जब भी कोई रिएक्शन होता है, अब आपको बता दो कि जैसे कि मान के चलो कि ये ए है, इसमें मुझे इस तरह से ध्यान देना जरा, ये सी है, ये बी है, इनको मुझे आपस में रिएक्ट कराना है। अब रिएक्शन का पैटर्न क्या जरा वो समझा देता हूं मैं आपको। ए के अंदर जब मैं सी और बी को रिएक्ट कराता हूं तो रियलिटी में ए और बी पास में आते हैं और सी समझो बाहर जाता है। ये रिएक्शन का पैटर्न है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर ये ए और सी, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, लेकिन रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अच्छा, जाने के लिए ये ए जो है सी के पास जाएगा या सी ए के पास जाएगा, इसके लिए इनको क्या चाहिए बच्चा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए इनको? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसे हम बोलते हैं EA, विच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर से देख लो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी EA को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इनके कोलाइडिंग के लिए जरूरी है। अब जो कोलाइडिंग होती है वो ओरिएंटेशन के बेस पर होती है। तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है, मतलब कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेसिकली, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन जब भी होगा, नो रिएक्शन कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि भाई रिएक्शन हुआ ही नहीं, नो रिएक्शन कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा। और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तब रिएक्शन होगा। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो कोलिजन थ्योरी के अंदर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि कोलाइडिंग के लिए जरूरी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, मतलब जब ये दोनों पास में आएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब यही चीज इस तरह से देखने के लिए मिलेगी, इस तरह से कि ये बी है, ये सी है, तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ भाई ये आपस में रिएक्ट करके इस तरह से बना रहे हैं चीजों को। तो ये ए के साथ बी मिल रहा है और ये सी बाहर चला गया, तो ये प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इस तरह से देखने के लिए मिलता है कोलिजन थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम बेसिक से हर चीज आप बोलते हैं ना कंसेप्ट को अपने अंदर ले पा रहे हो और चीजें आपको पसंद आ रही हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है कि हर एक कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे घर पर। ठीक है, अपने बेसिक को मजबूत कर अपने चैप्टर को जो है कि बच्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।